नमस्कार। नमस्कार। हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमें एक स्रोत मिला है chapter24.pdf और उसी के कुछ हिस्सों से प्रेरणा लेकर आज की चर्चा है। हम बात करेंगे मानवता के सामूहिक भविष्य पर, हमारी अपनी पहचान क्या है, और ये जो उच्च विकसित सत्ताओं की बात होती है, हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स जी या HEBs। हाँ, बिल्कुल। ये चैप्टर असल में अस्तित्व, चेतना और अलग अलग आयामों के जो रिश्ते हैं ना, उन पर एक काफी अनूठा नजरिया देता है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत के जो मुख्य आइडियाज हैं उनको खंगालें, समझें। जैसे कि हम इंसान हैं क्या असल में, हम अपने आने वाले कल की क्वालिटी कैसे तय कर रहे हैं, और क्या कहीं और से, मतलब किसी दूसरे आयाम से कोई मदद मिल रही है। तो चलिए इसी में गहरे उतरते हैं। शुरू में ही एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ऐसा है कि भाई मानवता एक समूह के तौर पर तो बची रहेगी, ये तय है, पर उसका भविष्य कैसा होगा, उसकी क्वालिटी, वो अनिश्चित है, और इसमें एक अकेले इंसान का क्या रोल है। देखिए, स्रोत इसी बात से शुरू करता है। वो कहता है कि हाँ, मानवता का एक समूह के रूप में अस्तित्व बना रहेगा, ये खत्म नहीं होगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये मानवता की एक गहरी, एक सामूहिक इच्छा है। स्रोत इसे सुपर कॉन्शियस कलेक्टिव विल कहता है। तो हाँ, एक प्रजाति के रूप में हम बने रहेंगे। ओके, तो अगर बने रहना पक्का है तो फिर चिंता क्या है? शायद असली सवाल ये है कि उस जिंदगी की, उस अस्तित्व की क्वालिटी कैसी होगी। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत कहता है कि ये अभी तय हो रहा है, मतलब हमारे आज के कामों से, हमारे फैसलों से। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। अस्तित्व की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, यही मेन सवाल है। और इसमें ना, जो जागरूक लोग हैं, उनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। जागरूक लोग मतलब? स्रोत उन्हें कहता है, वो लोग जिन्होंने तीसरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, मतलब जो अपनी चेतना को ऊपर उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी अवेयरनेस, उनके एक्शंस, वो तय करेंगे कि इस प्लेनेट का फ्यूचर कैसा होगा। ये तीसरा निमंत्रण शायद स्रोत का कोई खास टर्म है। ये चेतना के अगले लेवल के लिए तैयार होने जैसा है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। वैसे स्रोत में एक और दिलचस्प बात है कि कोई भी सवाल बेकार नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक आखिर में एक ही चीज से जुड़ते हैं, जीवन। हाँ, जीवन, लाइफ। इसके बारे में सच क्या है, और उस सच को जिया कैसे जाए, और ये समझना कि हम असल में हैं कौन, ये हमारी पूरी स्पीशीज फ्यूचर के लिए शायद सबसे बेसिक और जरूरी समझ है। और इसी समझ से जुड़ा एक बहुत बड़ा आइडिया स्रोत सामने रखता है, जो हमारे आम नजरिए को मतलब चैलेंज करता है। हाँ, कि हम सिर्फ ये शरीर हैं जो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत अपनी सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बात कहता है। ध्यान से सुनिएगा, हम शरीर नहीं हैं। शरीर नहीं है? नहीं, हमारे पास एक शरीर है। हमारा जो असल स्वरूप है, वो आत्मा है, चेतना है। ओहो, मतलब शरीर एक तरह का साधन है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना, इस सच्चाई को महसूस करना, ये शायद किसी भी व्यक्ति के लिए अपने बारे में जानने वाली सबसे अहम बात हो सकती है। ये पूरी लाइफ को देखने का नजरिया बदल सकता है। मैं समझ सकती हूँ ये कितना गहरा विचार है, और यही समझ, जैसा कि स्रोत बताता है, उन उच्च विकसित सत्ताओं HEBs को समझने की चाबी भी है, क्योंकि वो खुद को ऐसे ही देखते हैं, है ना? एकदम सही। वो खुद को आवश्यक सार मानते हैं, एसेंशियल एसेंस, जिसे हम आत्मा कह लें, चेतना का मूल कह लें, या जीवन ऊर्जा, उसका एक प्रकटीकरण। वो जानते हैं कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। और इसी वजह से उनमें वो कमाल की क्षमताएं हैं जिनका जिक्र है स्रोत में, जैसे वो अपनी मर्जी से फिजिकल और नॉन फिजिकल रूप ले सकते हैं, मेटाफिजिकल। हाँ, आ जा सकते हैं। और वो कभी मरते नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। और उनका मकसद, वो भी इंसानी इच्छाओं से बहुत अलग है। बिल्कुल। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती जैसे हमें होती है। उनका तो एक ही मकसद है, दिव्यता को एक्सप्रेस करना और एक्सपीरियंस करना। उनके पास जो भी है, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, वो सबके साथ शेयर करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, बिना किसी शर्त के। यस, ये तो बहुत अलग है हमारे रोज के अनुभव से। हम तो अक्सर कमी, जरूरत, अलगाव महसूस करते हैं, और वो पूर्णता, साझापन, एकता में जीते हैं। तो स्रोत यहाँ हमारे लिए क्या इशारा कर रहा है? स्रोत ये दिखाता है कि HEBs का जीवन हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना। ये समझ कि हम भी असल में आत्मा है, जिसके पास अनुभव के लिए एक शरीर है, ये हमें अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने भविष्य को
बिल्कुल नए ढंग से देखने की प्रेरणा दे सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये एचईबीज इतने विकसित हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं, तो करते कैसे हैं? स्रोत कहता है कि वो कभी-कभी अपने आयाम से बाहर निकलकर दूसरे आयामों में फिजिकल रूप ले सकते हैं। ये कैसे होता है? सकते हैं। कभी कभी वो जानबूझकर अपने रूप में सामने आ सकते हैं, चाहे वो उस जगह के हिसाब से अजीब ही क्यों ना लगे। जानबूझकर? क्यों? ऐसा वो तब करते हैं जब उनका इरादा साफ तौर पर बताना हो कि देखो हम हैं, हम यहाँ मदद करने आए हैं, नुकसान पहुंचाने नहीं। लेकिन अगर उन्हें लगे कि उनके असली रूप को देखकर लोग डर जाएंगे या गलत समझेंगे, जो उनके मदद करने के इरादे के ही खिलाफ हो जाएगा, तब? हाँ, ऐसी सिचुएशन में अगर फिजिकल प्रेजेंस जरूरी ही समझी जाती है तो वो बहुत सावधानी बरतते हैं। वो उन्हीं प्राणियों का रूप ले लेते हैं जिनकी वो मदद करना चाहते हैं। अच्छा, उन्हीं का रूप? हाँ, ताकि वो उस सोसाइटी में आराम से घुल मिल जाएं, बिना किसी डर या फालतू का ध्यान खींचे। और ये घुलना मिलना कैसे होता है? वो अचानक से तो नहीं आ जाते होंगे? नहीं नहीं, स्रोत बताता है कि वो उस सिविलाइजेशन के नॉर्मल लाइफ साइकिल का हिस्सा बनकर आते हैं, अक्सर जन्म के समय से ही। वो उन्हीं प्रोसेस से गुजरते हैं जिनसे बाकी सब गुजरते हैं। ओ, इस तरह उनकी मौजूदगी नेचुरल लगती है, उनकी एक हिस्ट्री बनती है और वो वहाँ के कल्चर, विश्वासों को, व्यवहारों को अनुभव से समझ पाते हैं। वो भीड़ में से एक बन जाते हैं। ये तरीका तो बहुत ही सूक्ष्म और सम्मानजनक लगता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या स्रोत ये कहता है कि ऐसी विकसित सत्ताओं ने इंसान का रूप लिया है? क्या वो हमारे बीच रहे हैं? स्रोत इस सवाल का जवाब हाँ में देता है, लेकिन एक बहुत बड़े क्लैरिफिकेशन के साथ। अच्छा, क्या क्लैरिफिकेशन? हाँ, ऐसा हुआ है, पर अत्यंत दुर्लभ मौकों पर, एक्सट्रीमली रेयर ओकेजन्स। अत्यंत दुर्लभ मतलब ऐसा नहीं है जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि हजारों या सैकड़ों एलियंस हमारे भेस बदल कर रह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस आइडिया को साफ साफ खारिज करता है। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर, ऑफिस में, दुकानों में गुप्त रूप से दूसरे ग्रहों के प्राणी घूम रहे हैं। इस मायने में हमारे बीच एलियंस नहीं हैं। तो फिर उन अत्यंत दुर्लभ मौकों का क्या मतलब है? वो कब और क्यों हुए? स्रोत के अनुसार मानव इतिहास में कभी कभार, शायद सहस्त्राब्दियों में एक बार, ऐसा हुआ है कि किसी उच्च विकसित सत्ता ने मानव रूप लिया। सहस्राब्दियों में एक बार? वाओ, क्यों? किसी खास मैसेज को सीधे तौर पर देने के लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस मैसेज को जी कर दिखाने के लिए। एक ऐसा संदेश जो मानवता की भलाई के लिए था, पर शायद नॉर्मल इंसानी शोरगुल में खो जाता अगर उसे इतने डायरेक्ट तरीके से सामने न लाया जाता। हजारों साल में एक बार? ये तो सच में बहुत दुर्लभ है। तो फिर अगर वो फिजिकली इतने कम आते हैं, तो आमतौर पर मदद कैसे करते हैं? उनका जो ज्यादा कॉमन तरीका है और लगातार चलने वाला तरीका है, वो है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। हाँ, स्रोत बताता है कि एचईबीज ऊर्जा भेजते हैं, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट्स भेजते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज भेजते हैं। ये आराम, स्पष्टता, नए सॉल्यूशंस के रूप में आ सकते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए चुन सकते हैं। प्रेरणा ये कैसे काम करती है? मतलब क्या वो हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि किसी के पर्सनल मन में दखल देना एक अनकहे नियम का उल्लंघन होगा। वो ऐसा नहीं करते। तो फिर वो बस विचारों और ऊर्जाओं को जीवन के एक बड़े प्रवाह में छोड़ देते हैं, या जिसे कार्ल युंग ने कहा था, सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसमें। अच्छा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में। और फिर वो आइडिया सही लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? ये रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता है, प्रतिध्वनि। स्रोत इसे एनर्जेटिक सिग्नेचर से जोड़ता है, मतलब हर इंसान की अपनी खास एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो लोग उन विचारों या इंसाइट्स के साथ एनर्जी के लेवल पर मैच करते हैं, वो उन विचारों की तरफ खिंच जाते हैं। उन्हें एकदम से लगता है, अरे मुझे एक आइडिया आया। और एक तरह से ये सच भी है, क्योंकि वो आइडिया उनके अपने अनुभव और चेतना से ही सामने आता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कॉस्मिक रेडियो स्टेशन है जहां बहुत सारे चैनल चल रहे हैं और हम अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कोई खास चैनल पकड़ लेते हैं। हाँ, ये एक अच्छी एनालॉग है। विचार बस उस सामूहिक चेतना के फ्लो में मौजूद हैं। ये भी समझना जरूरी है कि ज्यादातर नए आइडियाज और आविष्कार तो इंसानों की अपनी मेहनत, ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी से ही आते हैं। अच्छा, एचबी से प्रेरित विचार इस विशाल वैचारिक समंदर की कुछ बूंदें ही हैं, पर वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और ये विचार अक्सर उन लोगों तक पहुंचते हैं जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जैसे लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक। हाँ, ये मुमकिन है। स्रोत बताता है कि इसके नतीजे में मानवता को ऊपर उठाने वाले क्रांतिकारी विचार अक्सर किताबों, फिल्मों,
आर्ट, म्यूजिक, साइंटिफिक खोजों, सोशल मूवमेंट्स वगैरह के जरिए समाज में फैलते हैं। ये हमें बेहतर इंसानी कनेक्शन, एक नई कल्चरल कहानी और भविष्य के लिए बोल्ड विजन दे सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कला या साहित्य में या विज्ञान में भी, जहाँ अचानक कोई नया विचार आता है जो सब कुछ बदल देता है। शायद उनमें से कुछ इसी प्रेरणा का नतीजा हो सकता है। इससे एक और सवाल जुड़ता है, ये जो संवाद है जो इस स्रोत चैप्टर 24 PDF में लिखा है, क्या ये भी सीधे HEB से आ रहा है? नहीं, स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। ये जो खास डायलॉग है, ये उन HEB से डायरेक्ट नहीं आ रहा जिनका इसमें जिक्र है। अच्छा, तो फिर कहाँ से? इसे उस बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है जिसके जरिए दिव्यता, द डिवाइन, खुद को पूरे ब्रह्मांड में एक्सप्रेस कर रही है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर प्राणी, हर इंसान सीधे दिव्यता से जुड़ा हुआ है, किसी बिचौलिए जैसे HEB की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पे जोर देता है, यूनिवर्स का हर सेंसिटिव प्राणी दिव्यता से सीधे बात करने की क्षमता रखता है। किसी मीडिएटर की कभी जरूरत थी ही नहीं, ना है। तो हम सब हर पल जुड़े हुए हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। हाँ, चाहे हम इसे पहचाने या ना पहचाने, या इसे कोई और नाम दे। स्रोत ये भी कहता है कि अक्सर लोग समाज में मजाक उड़ने या रिजेक्शन के डर से अपने ऐसे अनुभवों की बात नहीं करते। तो फिर HEBs की भूमिका क्या है अगर हर कोई सीधे जुड़ सकता है? कि वो उसी दिव्यता की एक्सप्रेशन है। वो लगातार उस एसेंशियल एसेंस के साथ डायलॉग में रहते हैं जिसे हम ईश्वर या परमात्मा कहते हैं, और इस लगातार कनेक्शन और एकता से उन्हें जो समझ और अनुभव मिला है उसे दूसरों के साथ शेयर करने में उन्हें खुशी और संतुष्टि मिलती है। यही उनकी प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा, अब मैं समझ पा रही हूँ। वो एक तरह से टीचर या गाइड जैसे हैं जो अपनी समझ शेयर कर रहे हैं, न कि कोई गेटकीपर जिनकी इजाजत से ही दिव्यता तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और इसी शेयर करने की इच्छा की वजह से शायद वो सहस्त्राब्दियों में कभी कभार मानव रूप में आए। हाँ, स्रोत यही इशारा करता है। ऐसा तब किया गया जब उन्हें लगा कि किसी खास मैसेज को पहुंचाने और उसे जीकर दिखाने का यही सबसे असरदार तरीका है। एक ऐसा संदेश जो मानवता की तरक्की के लिए बहुत जरूरी था और जिसे अनदेखा करना मुश्किल हो। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि HEBs कभी भी कुछ थोपते नहीं हैं। मैसेज को मानना या ना मानना हमेशा मानवता की अपनी फ्री विल पर ही निर्भर रहा है। चलिए, इस काफी गहरी चर्चा के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, हमने देखा कि स्रोत के अनुसार मानवता का सामूहिक अस्तित्व तो लगभग तय है, पर उस अस्तित्व की क्वालिटी हमारे अपने हाथ में है और इसमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस का रोल सेंट्रल है। बिल्कुल। शायद सबसे बड़ा आइडिया ये है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जिसके पास अनुभव के लिए एक शरीर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च विकसित सत्ताएं मौजूद है, लेकिन वो मुख्य रूप से प्रेरणा के सूक्ष्म तरीके से मदद करती हैं, न कि बड़े पैमाने पर फिजिकली मौजूद होकर। सही। और आखिर में हर प्राणी का दिव्यता के साथ सीधा कनेक्शन है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया और जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर लोग खुद को सिर्फ ये मरने वाला शरीर मानने के बजाय एक शाश्वत आत्मा के रूप में पहचानना शुरू कर दे और ये माने कि हाँ, सूक्ष्म प्रेरणाएं हमारे कलेक्टिव विचारों और भविष्य पर असर डाल सकती हैं, तो मानवता का अपने भविष्य को देखने और उसे बनाने का तरीका कैसे बदल सकता है? ये सोचने और महसूस करने का सवाल है।